मैं नारी हूँ, कभी चंचल सी मासूम बच्ची तो कभी सयानी हूँ। मैं नारी हूँ, कभी नाजुक हूँ तो कभी चट्टान सी मजबूत हूँ। कभी ममता का सागर हूँ तो कभी काली का रौद्र रूप हूँ। मैं नारी हूँ, मेरे रूप हजार हैं, मुझ बिन सूना ये संसार है। कभी बेटी कभी बहन तो कभी माँ हूँ मैं, और मुझसे ही चलता ये सारा संसार है। इसी के साथ हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबीडी बियॉन्ड बुक्स सीजन 4, किताबों के परे बातों से भरे। मैं श्रेयल त्रिपाठी आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के एक स्पेशल एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सभी के दिल के काफी करीब है, वुमेन एम्पावरमेंट। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे और क्यों वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि मूवमेंट बन चुका है, जहां हर दिन हर जगह और हर सेक्टर में वुमेन अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जिनकी स्टोरीज हमें ये बताएंगी कि अगर मन में इरादे हों तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। ये एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है जिन्होंने ना ही सिर्फ अपनी एकेडमिक जर्नी से हमें इंस्पायर किया है, बल्कि उनकी एक्सपर्टीज ने कई लोगों की सोच और करियर को भी नया रास्ता दिखाया है। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो ना सिर्फ थ्योरी पर प्रैक्टिकल स्किल्स भी समझती हैं। इसी के साथ नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर टुडेज स्पेशल गेस्ट मिस माया लोहानी मैम। हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है मैम आज आपको हमारे साथ जुड़कर? बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो मैम, जैसा आज का हमारा टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट है, जब हम बात वुमेन एम्पावरमेंट की करते हैं तो सबके लाइफ में वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब और इम्पोर्टेंस अलग होता है। मेरे लिए कुछ और होगा और आपके लिए कुछ और होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके लिए आपके लाइफ में वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब और इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जहाँ तक वुमेन एम्पावर्ड की बात मैं करना चाहूँगी, तो जो विविध क्षेत्र हैं जहाँ पे महिला और पुरुष काम कर रहे हैं, वहाँ महिलाओं को कितनी आज़ादी मिल रही है और कितना उनका अपना एक्सपेंशन हो रहा है, उनकी ग्रोथ हो रही है। जहाँ तक मैं अपने आप को बड़ी फॉर्चुनेट मानूंगी कि मैं इस परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरे माता पिता बहुत ही खुले विचारों के थे और उन्होंने मुझे उस माहौल को दिया है कि मुझे हमेशा हर अपने किसी भी कार्य करने की पूरी आज़ादी मिली थी और वो एक सोच है और अच्छे बुरी की समझ भी थी। तो मुझे लगता है कि एम्पावर होने से कहीं ना कहीं एक बच्चे की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है और उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी इन्हांस होती है। बहुत अच्छा लगा मैम जान के कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। सबको, सारे बच्चों को, सारी फीमेल्स को अपने लाइफ में एक सपोर्टिव पेरेंट्स चाहिए होता है। बहुत मुझे लगता है आपको वो मिली है और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उनकी भी फैमिली ऐसे ही सपोर्टिव हो। अगला जो मेरा सवाल है मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वुमेन्स को अपने लाइफ में हमेशा सब कुछ मैनेज करके चलना होता है, चाहे वो घर हो या फिर उनका प्रोफेशन। जब आपको अपना घर भी संभालना रहता है, अपना प्रोफेशन भी संभालना होता है, तो आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल हो जाती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप काफी लंबे समय से काम कर रही हैं, हाउ डू यू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इस बीबीडी में मेरे स्वीट 16 ईयर्स हो चुके हैं और जिस भी फ्रंट में हम लोगों ने काम किया है उसको पूरी ईमानदारी से किया है, क्योंकि मुझे लगता है नारी की संरचना ही ईश्वर ने ऐसी गढ़ी है कि वो एक साथ मल्टीटास्क कर सकती है। वो घर भी संभाल सकती है, वो परिवार भी संभाल सकती है, वो समाज भी संभाल सकती है और विश्व के और जितने भी चैलेंजेस है वो संभाल सकती है। तो कई बार होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, उसी हिसाब से आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात जानकर। मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं ना, लाइफ के हर स्टेज पे बायसनेस है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो हम डिजर्व करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो जहां आपको ऐसा फील हुआ हो कि यू लॉस्ट अ अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमेन? मैम, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ कि बीइंग अ फीमेल मुझे इसका नुकसान हो। पर अगर आपको लगता है कि मान लीजिए हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है उनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगी कि कैसे इस चीज को ओवरकम करें, कैसे फेस करें? सबसे पहली बात, तो अगर आपके साथ हुआ है तो इसको आप अपना रिजेक्शन ना समझें।
रिजेक्शन बहुत बड़ा वर्ड होता है। अगर आपके साथ हुआ तो आप और गहराई से अपने आप को मजबूत करिए और स्ट्रांग बनिए और उससे सीखिए, अपना सॉर्ट करिए और ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करिए। और धीरे धीरे जो लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है तो आगे ईश्वर करे ये सारी चीजें हमारी कम हो जाए। मैम, हमने अक्सर देखा है कि बायसनेस और इक्वालिटी पे फीमेल्स ही बात करती हैं। राइट। अगर इस पे कंट्रीब्यूशन मेल दें तो वो कैसे दे सकते हैं? मेल का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगा बायसनेस? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा पेरेंटिंग। जिस तरह से हम अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं उसी तरह से हमें अपने बेटे की भी परवरिश करनी होगी और उसे समाज में बताना होगा कि किस तरह से बायसनेस और इक्वलिटी क्यों इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी इसी के सौंदर्य में। जब हम लोग बचपन में खेला करते थे तो मैंने एक नियम बना रखा था कि होली महाराष्ट्र में बहुत, इस समय तो बहुत हो रहा है, जब हम बच्चे हुआ करते थे उस समय बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता था। तो मैंने एक नियम बना रखा था कि मेरी होली खेलने वाली टोली में वही लड़का आएगा जिसकी बहन अगर है तो वो भी रहेगी। उससे क्या होगा, वो किसी और के साथ ना बायस होगा, ना कोई गलत काम करेगा और जितना अधिकार भाई को होली खेलने का है उतना ही अधिकार उसकी बहन को भी होली खेलने का। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। आप बहुत प्यारी बातें करती हैं। आपकी बात से तो मैं बहुत इंस्पायर हो गई। अभी तो हमारा सेगमेंट शुरू ही हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड तक मुझे पता है मैं आपसे बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। इसी से मिलता जुलता सवाल है, डू यू बिलीव इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन एग्जिस्ट? In some extent, not 100%. 100% तो कहीं नहीं है, लेकिन in some extent now the scenario is changed. Now the scenario is changed because the people are also believe on this, and their upbringing is also important. So, the social and economical and other culture is also important. To some extent, now you are achieving our goal. मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको ऑडियंस को बोलना हो कि अपने लिए स्टैंड करो, अपने लिए बोलो, कुछ मतलब एडवाइस देना हो छोटी सी, तो आप क्या बोलेंगे? देखो, मैं आपसे हमेशा ही कहना चाहूंगी, हमेशा आप सच का साथ कभी मत छोड़ो। क्योंकि जो सच है ना वो काफी, जो झूठ होता है ना उसकी उम्र बहुत कम होती है। और अपने लिए बात रखना कोई गलत बात नहीं है, सामने वाला ना ही बोलेगा ना, पर अपने लिए स्टैंड लेना, जो गलत हो रहा है उसके लिए स्टैंड लेना जरूरी है। अगर आप नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आपके लिए भी परेशानी होगी, समाज के लिए तो होगी, आपके लिए भी होगी। तो गलत चीज के लिए स्टैंड लेना मुझे नहीं लगता कोई गलत है। अपनी बात रखना गलत है कहीं नहीं है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आपके विचारधारा, आपका बात रखने का तरीका इस तरह से हो कि अगले वाले को समझ में आए। आपके शब्दों का चयन इस तरह से होना चाहिए कि जो भी उसको देख रहा है उसको समझ में आ जाए। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। अभी अगला जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है, क्योंकि आप काफी लंबे समय से हमारे साथ बीबीडी में काम कर रही हैं। जी। इंसान रोज रोज एक ही चीज कर करके थक जाता है और आप तब भी इतने समय से बीबीडी में काम कर रही हैं। व्हाट इंस्पायर्स यू टू बी मोटिवेट इंडिपेंडेंट वुमेन? क्यों है आप? आपको क्यों लगता है कि क्या ऐसा चीज है जो आपको इंस्पायर करता है रोज काम पे आने के लिए? सबसे बड़ी बात तो बीबीडी अब मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट और एक यूनिवर्सिटी नहीं थी। बीबीडी अब मेरा एक परिवार हो गया। तो जैसे परिवार के लिए करना, परिवार के साथ मिलके रहना, उनसे रोज मिलना, किसे बुरा लगता है? अब मुझे ये नहीं लगता कि मैं अपने वर्क प्लेस पे आ गया, मुझे लगता है मैं अपने परिवार के बीच में और ये हम इस तरह का माहौल ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है कि हम लोग सब परिवार जैसे रहते हैं और उस तरह से हमें एक दूसरे की केयर की जाती है, हम लोगों को समझा जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बीबीडी में आना। और इसी से मैं बता रही, मेरे 16 साल यहाँ अच्छे से स्वीट 16 मैंने अपने यहाँ पास की। बीबीडी एक परिवार है जहाँ हम सब साथ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। एज अ स्टूडेंट हम ना परसेप्शन सेट कर लेते हैं। हाँ। अपने टीचर्स को देखते तो हमें ये लगता था कि ये तो मैथ्स वाले टीचर हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, अपने बचपन में भी ये ऐसे ही होंगे। और हिंदी वाली मैम को तो हम प्यारी बोल आते थे क्योंकि वो इतनी प्यारी हुआ करती थी। एज अ स्टूडेंट आपने भी कभी ये सब अज्यूम किया होगा? हमें ये लगता था कि टीचर जो है वो अपने स्कूल लाइफ में भी ऐसे ही स्ट्रिक्ट होते होंगे, बिल्कुल भी बदमाशियां या शरारतें नहीं किया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एज अ स्टूडेंट कि आप अपने स्कूल लाइफ में कैसे स्टूडेंट हुआ करती थी? क्या आप बदमाशियां या फिर शरारतें किया करती थी या फिर नहीं? नहीं, मैं तो बहुत ही चुलबुली थी क्योंकि मैं अपने खानदान में, अपने जनरेशन में, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, ओवर पैम्पर्ड थी, शैतान थी, पर बदतमीज नहीं थी। तो मैंने बहुत सारी शैतानियाँ की हैं और खूब लाइफ को एंजॉय किया, उससे बहुत सी चीजें मैंने सीखी भी। कुछ ऐसी शैतानियां जो आपको अभी भी याद है, आप सोचती हो अपनी बचपन के बारे में, आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? श्योर।
सबसे बड़ी बात तो जब मैं वो छोटी तो मैं मिमिक्री बहुत अच्छी करती थी, और सिर्फ मिमिक्री करती नहीं थी, बदले में लोग मुझे रिवॉर्ड भी देते थे। खूब पैसा जमा करती थी बचपन में मिमिक्री। तो ये मुझे जब मैं बड़ी हो गई तो ये सब मैंने छोड़ दिया, लेकिन तो ये भी एक टैलेंट था उस समय मेरे पास। सेकेंड थी, मैं आपको मैंने बताया था हम लोग महाराष्ट्र में ब्राउन बॉटम हुई, वहाँ होली जैसा फेस्टिवल बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं होता था, लेकिन मैंने वहाँ पे ये हम लोग की जैसे आजकल आप देख रहे हो सीरियल में उल्टा चश्मा में टप्पू सेना वाला, है ना, उसी तरह से एक माया सेना हुआ करती थी जब हम छोटे थे, और सारे टीचर्स के बच्चे हमारे फ्रेंड्स हुआ करते थे। तो हम लोग हर फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाते थे और वहाँ पे खूब इंजॉय करते थे, और उसमें भी हम लोग खूब सारी शैतानी करते थे। एक बार हम एक आंटी के यहाँ गए, उनकी नई नई बहू आई थी, चलो उन्हें होली खेला, उन्होंने कहा नहीं कोई होली नहीं खेलेगा। अब हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया आंटी आने दीजिए, फिर हमारी वानर सेना उनकी छत पे गई, उन्होंने उनकी आइडेंटिफाई करी उनकी टंकी, और अपने सबने अपने हाथ उसमें धो लिए और कहा आप दिन भर होली खेली। तो ये मतलब मैम आप अपनी टप्पू सेना की टप्पू थी। ये आप कह सकते हैं। बहुत अच्छा लगा जान के मैम आपकी शरारतें, जो मुझे तो नहीं लगता आज से पहले किसी बच्चे ने ये जानी होगी, पर हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आज सबको पता चल जाएगा कि माया मैम भी बहुत शरारतें और कहीं वो आंटी के हम चला गए पॉडकास्ट तो उन्हें पता पड़ जाए, उनसे आज मैं माफी मांगती हूँ। तो मैम ने पॉडकास्ट के थ्रू आंटी को माफी मांगी है, प्लीज आंटी माफ कर दीजिएगा माया मैम को, बहुत स्वीट है। मैम आज आप एक प्रोफेसर हो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वो अदर देन अपनी वर्क से बहुत पैशनेटेड होते हैं। Correct. आपके लाइफ में ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है आज आप अगर प्रोफेसर नहीं होते तो आप ये होते हैं? मैं चार्टेड अकाउंटेंट होती, सीए होती। अगर मैं प्रोफेसर नहीं होती तो मैं चार्टेड अकाउंटेंट होती। और वैसे ये तो मेरा अपना सोच है, लेकिन जो मुझसे मिलते हैं बात करते हैं वो कहते हैं आप वकील बनना। अब ये उनका परसेप्शन है, पर मैं सीए बनती, और इसीलिए मैंने उस तरह के कोई सब्जेक्ट भी अपने चूज किए थे ग्रेजुएशन में कि जिसको सिर्फ सीए ही पढ़ाते थे। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, बट ठीक है, हम बहुत लकी हैं कि आप हमारे साथ बीबीटी परिवार का एक हिस्सा है। मैम एज यू आर वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जब आप किसी जगह पे बहुत लंबे समय से काम करते हो ना, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डबल हो जाती हैं। लोगों की उम्मीदें जो होती हैं कि माया मैम ये तो काफी लंबे समय से काम करी है, इनको ज्यादा पता होगा। तो ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है तब उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे ओवरकम करते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मुझे लगता है ये उनका प्यार है, उनका ट्रस्ट है, उनका बिलीफ है, और अगर कोई मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है इससे बड़ा रिवॉर्ड मिले क्या है। डेफिनेटली, क्योंकि आज की कोई मुझे ट्रस्ट अच्छा लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी लगती है, और मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग में इस तरह से हुई है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, ऑनेस्टली पूरा करना अच्छा लगता है। तो मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानती हूँ, मैं उसको अपना काम मानती हूँ, और इसलिए मैं हंस के ही करने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि अपने तरफ से सब लोग को सेटिस्फाई करूँ, और इसके बाद तो और जिम्मेदारी बढ़ गई और ज़्यादा सेटिस्फाइड करूँ। मैम एज अ स्टूडेंट जब हम पेपर देने जाते हैं तो मैंने आपको बहुत बार देखा है क्लास में आकर हमें चेक करते हुए कि कोई बच्चा पर्ची तो नहीं लाया, चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें हमारे एग्जाम टाइम में जो माया मैम आती है उन्हें, या फिर जो क्लासेस में हमें टीच करती हैं वो, या फिर जो पर्सनल लाइफ में माया मैम है, उन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो, तीनों में बहुत डिफरेंस है। तीनों जगह माया मैम अपना अपना रोल प्ले करती है। एज अ फ्लाइंग स्क्वाड मेंबर जब मैं आपको एग्जाम में मिलती हूँ, उससे मेरा रोल होता है डिसिप्लिन प्रॉपर हो, कोई चीज़ गलत ना हो, क्योंकि हमारे बच्चों भी आगे डिसिप्लिन सीखें। एज अ प्रॉक्टर बोर्ड मेंबर भी मेरा डिसिप्लिन पे बहुत एम्फेसाइज होता है, क्योंकि अगर आप एक डिसिप्लिन होंगे तो डेफिनेटली आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट बनोगे तो एक डिसिप्लिन सिटीजन भी बनेंगे। तो बिकॉज यू आर माई बडिंग मैनेजर, इंजीनियर्स, ऑल आर द धरोहर ऑफ नेशन। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग, और एज क्लास में जब हम पढ़ाती है तो मेरा बच्चों से जो वो मेरा उनके साथ इतना व्यवहार इस तरह का फ्रेंडली, इतना फ्रेंडली होना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम है या उनको चीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो दे आस्क द क्वेश्चन टू मी, और एज अ मेंटर मैं उनके साथ बात करती हूँ तो पर्सनल है या इस तरह की बातें जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, फ्रेंड से, माँ बाप से, तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंशियल है और मैं उन एज ग्रुप के बच्चों को सही सलाह दे के उनके भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। मैम जैसा कि आपने बताया कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं?
कॉलेज में जी। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन मेरी डिसिप्लिन से रिलेटेड ही है। अब चूंकि जो भी एक्चुअली मैं काफ़ी सालों से एज ए मेंबर ऑफ प्रेक्टरल बोर्ड जुड़ी हुई हूँ। फ्लाइंग स्क्वाड में मैं 10-12 साल से, जब से यूनिवर्सिटी हमारी ओपन हुई है तब से मैं एज ए मेंबर ऑफ एक्सटर्नल फ्लाइंग स्क्वाड रही हूँ। मैं काफ़ी समय से रही हूँ, तो अब मुझे इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ लगता है। हाँ, और मुझे अच्छा लगता है इसी को बेयर करना। सब अपना अपना लगता है। हाँ, सब अपना अपना लगता है, मैम, क्योंकि इससे सपोर्ट भी सबका अच्छा है। ऐसा जी, नहीं कि हम अकेले करें। जो हमारे साथ जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका भी मुझे इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अब सब एक परिवार है, सबको हाँ, पता बस है। मेरे परिवार है तो सबके बारे में सबको पता है, अच्छा लगता है। मैम, सबके लाइफ में कोई ना कोई एक टीचर होता है जो उन्हें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत गाइड करता है, उन्हें इंस्पायर करता है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे टीचर होंगे। 100%। मैं जानना चाहती हूँ वो कौन से टीचर हैं जिन्हें आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू थैंक यू बोलना चाहती हैं। देखो, थैंक यू तो मैं बोलना चाहती हूँ, पर उसमें एक तो है मेरी मदर। नाउ शी इज नॉट, बट माय मदर इज प्रिंसिपल एंड आई नेवर सीन सच टाइप ऑफ लेडी। वो ऐसा नहीं कि मेरी माँ है, बात ही वो, लेकिन वो है ऐसी लेडी कि एज अ प्रिंसिपल, एज अ मदर इन लॉ, एज अ वाइफ, शी इज वेरी स्मार्ट, अट्रैक्टिव। मैसेज आप मतलब आप कहोगे तो हम तो उनके 10% भी नहीं है। एट दैट टाइम शी इज अ एनसीसी कैडेट। अगर वो होती है आज तो 82 ईयर्स ओल्ड होती, और उस समय वो एनसीसी कैडेट थी। शी गॉट ए स्कॉलरशिप। तो उनका मेरे लाइफ में, और वेरी ऑनेस्ट, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट, और उनका मेरे बहुत रहा है। और एक मेरी एल्डर सिस्टर, शी इज associate professor in one university and she inspired me a lot. I never seen such type of person. और शायद आप मिले ही उनसे, तो मैं आपसे वो करती हूँ, अगर उनसे मिलोगे तो आप मेरे से ज़्यादा उनमें से ज़्यादा उन्हें एडमायर करने लगोगे। इंटेलिजेंट एंड इंस्पायर मी, मोटिवेट मी, हेल्प मी, एवरीथिंग। तो ये दो लोग मेरी लाइफ में हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। मैं अपने, जो कि इंस्पायर तो वैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमें किया है, लेकिन जो अपने घर की बात बता रही है, वैसे किरण बेदी जी ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया था। मतलब आपके मैनेजमेंट में जो भी आपके साथ हैं सब इंस्पायर? हाँ, सभी इंस्पायर करते, पर अब जिनसे हम लोग जुड़े हुए वो मुझे बहुत इंस्पायर करते। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। आप जैसा आपने बताया कि आपकी मदर कैसी थी, आप, मुझे लगता है आप एकदम अपनी मदर की हुबहू कॉपी हैं। मैं उनके जैसे बनना अच्छी बात है अगर है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं वो किसी की ना बुराई करते थे और ना ही शायद लोग उनकी बुराई करते। एज एडमिनिस्ट्रेटर शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी नाइस। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम जान के आपकी मदर और आपकी सिस्टर के बारे में। मैम, जैसा कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, आपने अपनी स्कूलिंग, बैचलर, ग्रेजुएशन सब वहीं से कंप्लीट की है, पर जब आप अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए लखनऊ में शिफ्ट हुई, तो हम सभी जानते हैं कि लखनऊ और महाराष्ट्र के कल्चर में काफ़ी डिफरेंस है। हम सिटीज़ चेंज करें तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, पर जो कल्चर शिफ्ट होता है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कितना टाइम लगा आपको, कितना टफ था आपको ये एक्सेप्ट करना? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब मैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये दोनों ही मेरे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। महाराष्ट्र उस जगह है जहाँ वो मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। मैंने अपना सारा एजुकेशन महाराष्ट्र में किया है। और उत्तर प्रदेश मेरी कर्मभूमि है, जहाँ मैं आज आपके साथ बैठी हुई। दोनों ही मेरे लिए बहुत दिल के करीब हुए। हाँ, एक बात मैं बताऊंगी, जो महाराष्ट्र है वहाँ पे बचपन से, शुरू से, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते, लड़कियां बड़ी फियरलेसली जीती हैं। वहाँ फियर नहीं, काफ़ी बहुत अच्छे उनके लिए इस तरह से माहौल बना रहता था कि बहुत वो आराम से। हाँ, लखनऊ किस लिए बात करूँगी, यहाँ की तहजीब, इंशाल्लाह दोनों चीज़ें मेरे साथ बहुत अच्छी रही है। और जहाँ तक आप साथ में जुड़ने की बात की है, तो डेफिनेटली शुरुआत में थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन यहाँ के लोगों का जो अपनत्व और प्यार मिला है, इसमें बता रही बीबीडी में मैं इतने साल रह रही हूँ, तो मुझे उस चीज़ से पूरा करने के लिए कुछ ज़्यादा समय मुझे वो नहीं लगा। काफ़ी जल्दी मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, और मैं इसके लिए धन्यवाद करूँगी सारे उत्तर प्रदेश जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं यहाँ लोग हैं, उनका बहुत ही मुझे इसके लिए सहयोग मिला है। और मैं इस कल्चर से, हाँ, जैसे ज़्यादातर हमें होता था मार्केट में जाते तो वहाँ की सब्जियाँ के नाम होते थे, तो फिर हम पॉइंट आउट करते थे, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। हाँ, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होता है। इवन अभी भी हमारी लैंग्वेज आपको लखनऊ वाली नहीं है, जैसे हम उस तरह से चीज़ें, क्योंकि बचपन से हम वहीं रहे, पूरा एजुकेशन में रहा हुआ, लेकिन जो भी प्यार हमें मुझे मिला है उससे मैं एडजस्ट करने में आसान, जब अपनापन मिलता है तो सारी दीवारें टूट जाती हैं।
भाषा की, कल्चर की। मैम अभी इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि महाराष्ट्र का जो फूड है उसका अपना क्रेज है और लखनऊ का जो फूड है उसका अपना क्रेज है। आपको लखनऊ का ज्यादा खाना पसंद है कि महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र का। क्यों? क्योंकि मेरा टेस्ट वहीं डेवलप हुआ है ना, जैसे हमने वहाँ महाराष्ट्र में खाया है वही टेस्ट हमारा डेवलप हुआ है इसलिए। और लखनऊ के कुछ फूड है, जैसे मैं आपसे जो लखनऊ के फूड के बारे में बताना चाहूँगी, जो टेस्ट आपकी चाट में यहाँ मिलेगा वहाँ उसके मिसल पाव मिलेगा। जो वड़ा पाव हम वहाँ खाते और बनाते भी हैं वो बड़ा पाव मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ के जो कबाब है उनका अपना मजा है, सबका अपना। यहाँ की मिठाइयाँ अब लखनऊ में ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो दोनों यहाँ पर ये है कि हमारी शुरुआत से ही है, अपब्रिंगिंग मेरी वहाँ हुई तो टेस्ट थोड़ा वहाँ डेवलप है। मैम वुमेन की लाइफ एक एडवेंचरस लाइफ होती है, हर स्टेज पे उन्हें चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। अगर हम बिगेस्ट चैलेंज की बात करें तो वो तब होता है जब उन्हें अपना करियर चूज करना होता है या फिर कोई भी डिसीजंस लेने होते हैं। हमने अक्सर ये देखा है ना कि फीमेल्स को वो राइट नहीं होता अपने डिसीजंस लेने का, उनके हर डिसीजंस किसी और के ओपिनियन के थ्रू बने हुए होते हैं। आपके भी लाइफ में डेफिनेटली ऐसा कुछ सीन आया होगा, सिनेरियो आया होगा जहाँ आपको कोई डिसीजंस लेने हैं। एक चीज आपको बताऊं कि मेरी लाइफ में करियर से रिलेटेड तो आप कह सकते हैं, एक बार मेरा एडमिशन बीएड में हो गया था। ऑल ओवर महाराष्ट्र से मेरी 4th रैंक थी और मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था। इवन आई गॉट स्टाइफन ऑल्सो। उसी टाइम मेरा एडमिशन एमबीए में हो गया था। तो मुझे काफ़ी सब कुछ बोल रहे बीएड कर लीजिए, आपका आगे सिक्योर हो जाएगा, आप गवर्नमेंट में लग जाओगे, कोई एमबीए कर लीजिए। मैंने उससे मुझे थोड़ा सा डिसीजन लेने में परेशानी डेफिनेटली परेशानी हुई, लेकिन मैंने एमबीए। मैम हमने तो ये भी देखा है जो बच्चे अभी 12th से पास आउट होते हैं, उन्हें अगर अपना कोई कोर्स चूज करना होता है तो बहुत टेंस्ड आउट हो जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो जब आपको अपना कोर्स या फिर स्ट्रीम अगर बात करें तो क्या आपको परेशानी हुई थी या फिर आपको पता था कि आपको क्या करना? नहीं, मुझे तो पता था मुझे कॉमर्स लेना, लेकिन जहाँ तक मेरे घर वालों से ज़्यादा मेरे अड़ोसी को सबको, क्योंकि मेरे पूरी फैमिली में टिल डेट नई जनरेशन पे आ रही किसी ने कॉमर्स नहीं पढ़ी, या तो वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, साइंस ले गए, कॉमर्स आज तक किसी ने ऑप्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने किया। तो इनिशियली जब लिया था तो उन्हें लगा कि ये ऐसा क्या, कॉमर्स क्यों चूज़ कर रही है, इसके साइंस में नंबर अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छे हैं, कॉमर्स ही क्यों चूज़। उस समय लड़कियाँ इतने कॉमर्स नहीं पढ़ते, पर मेरी शुरू से चीज़ें मैं हर चीज़ यूनिक करती हूँ, हट के करती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इसमें ज़्यादा सक्सेस हो। इवन मैंने एमबीए भी किया तो कुछ लगा मैं एचआर लूँगी, फाइनेंस लूँगी, मैंने तब भी लड़कियाँ नहीं लेती थी, मैंने मार्केटिंग ली। मैम इन टुडेज वर्ल्ड वुमेन्स आर ट्राइंग टू कम्पीट विद मैन। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये जो वुमेन का कम्पिटिटिव नेचर है, आपको क्या लगता है ये हमारी सोसाइटी के लिए, उनके लिए सही है या फिर नहीं? कंपटीशन करना अच्छी बात है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ मेल से ही कंपटीशन क्यों करें, फीमेल से ही करें। सबसे पहले तो मैं क्या चाहती हूँ, कंपटीशन अपने आप से करें। हमें आज हम करें वेयर वी आर टुडे एंड वेयर विल बी फ्यूचर, तो हमें कितना इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, आगे बढ़े और अपने, और सही गलत तो अपनी अपनी सोच होती है। कंपटीशन होता है और कंपटीशन शुड बी हेल्दी। ओपोनेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि कंपटीशन पहले अपने आप से करो, पहले खुद से जीतो फिर दूसरों से जीतना। बिल्कुल मैम, अगर हम आज के और पुराने टाइम को कंपेयर करें तो बहुत सी चेंजेस आई हैं। बिल्कुल सही। मैं आपसे जानना चाहूंगी आप क्या चेंजेस देखते हो इन द फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड सिक्योरिटी? सबसे बड़ी बात पे बात करी, जो हम लोग आज बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, ये आज का ये करंट टॉपिक नहीं है और ये करंट सिनेरियो भी नहीं है। अगर हम देखा जाए तो हमारे प्राचीन काल से ही हम देखा जाए तो हमारा इतिहास गवाह है इस चीज़ का। पहले एजुकेशन के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं तो सावित्री बाई फुले, जिनके नाम से आज हमारा पूना यूनिवर्सिटी का नाम है, जहाँ से मेरा अपना एजुकेशन हुआ है। हम देख रहे हैं लक्ष्मीबाई, हम देख रहे हैं अभी आप नई मूवी आप देख रहे हैं, आप सब ये जनरेशन की देख रही छावा, जो संभाजी पे बनाई है, और उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है, जो इतने ब्रेव बेटे को उनने जन्म दिया और इतनी चीज़ें सिखाई है कि वो इतनी लड़ाइयों के बाद भी जी सका। और काफ़ी अच्छी उनकी दादी जी है जो शिवाजी की मदर है, जीजाबाई। ये सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। झांसी की रानी, आज भी हम किसी
कुछ देना होता है झांसी की रानी। और आपको याद होगा अपोनेंट में होने के बाद भी अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा। जी ये आप जानते होंगे, तुम नारी सिर्फ आज ही कर रही है, हमें दिखाई दे रहा है शुरुआत में। और सोच लीजिए इससे ज्यादा उन लोगों ने इसको देखा होगा। इसी समाज में संगीत में हमारी लता मंगेशकर जी, तो आप देख लीजिए, सुधा मूर्ति जी, पूरी IIT जब वो कोर्स के तो अकेली एक महिला थी, उन्होंने अपनी वो काफ़ी इंस्पायर कर रही हम लोगों को। तो शुरू से बहुत सी ऐसी महिलाएं रही। हमारी मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व है, वो भी एक शकुंतला जी ने इस शुरुआत की। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, वो तब से इसकी लड़ाई कर रहे हैं और आज हमें इस पोजीशन पहुंचा है। और आज की नारी की हम बात कर रहे हैं तो आपको देख रहे हैं कि वो जिस मुकाम पे पहुंच रही है। और हमें जैसे हमारे ही हम भारतवर्ष की बात करें, भारत जहाँ मैं हूँ, इससे मुझे बड़े गर्व की बात महसूस हो रही है और आप भी महसूस करेंगे। यहाँ की राष्ट्रपति ऑनरेबल एक महिला राष्ट्रपति है। हमारे जिस राज्य में हम हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ की राज्यपाल ऑनरेबल राज्यपाल भी एक महिला है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आज मैं जहाँ जॉब कर रही है उसका वहाँ भी हमारी ऑनरेबल अलका दास मैम है, जो उनके कुशल नेतृत्व में दिन दूनी चौकनी रात हमारा इंस्टीट्यूट प्रगति कर रहा है और विश्व पटल पर हम छाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उनके वजह से ही हमें इतना एक्सपोजर मिल रहा है एज ए स्टूडेंट, बहुत सीखने को मिलता है। बहुत सीखने को मिलता है। और आप मुझे बोल रही थी ना डिसिप्लिन में आप स्ट्रिक्टनेस है, तो उसी लिए आप भी सेफ हैं। हम लोग तो हमारी पूरी टीम की ओर से, मेल फीमेल सभी ओर से होती है कि हमारी बच्चियां, हमारे जितने स्टूडेंट हैं सुरक्षित है, फ्री रहे, उनको पूरा एक्सपोजर मिले, हर जगह पार्टिसिपेट करें, सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करें और बिना किसी बायसनेस से। यहाँ तो आपको कभी, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ BBD में कभी ऐसा होगा एज अ फीमेल स्टूडेंट आपको कभी किसी चीज़ के लिए रोका गया और नहीं किया गया। तो इसीलिए कई बार हमें डिसिप्लिन को देना पड़ता है। वो हमारा, आप कह सकते हैं हम नारियल की तरह है, बाहर से एकदम सख्त, अंदर से मीठे मीठे सॉफ्ट। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। करंट जो टाइम चल रहा है मैम इज लोडेड विद डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली फॉर वुमेन्स। आई माई सेल्फ कैन रिलेट विद दिस। बहुत सी चीज़ें हैं मैम जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हाउ यू फोकस ऑन योर गोल? इतना सब कुछ है लाइफ में चलता है, बहुत चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप अपने काम पे कैसे फोकस करते हो? देखिए मैम, ऐसा है ना, मैंने कहा काम को आप काम ना मानो। काम जो होता है आपको ये ना, काम को काम ना मानो। काम पे सिंपल बात है, हम जिसके लिए बने हैं, जो टारगेट है, जो मुझे पाना है और जिसके लिए मैं आ रही हूँ, उसको मैं, मेरे लिए एक पूजा है, मेरे लिए एक पूजा है जिससे मुझे उसको करना है, मुझे आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी प्रेशर में तो काम नहीं कर रही और अपने दिल से करते हो। जो भी काम आप दिल से करते हो, ऑनेस्टली करते हो, तो डेफिनेटली वो आपको सुकून देता है। दिल से करो तो मन भी लगता है। दिल से करो, मन से करो तो वो आपको सुकून भी देता है। तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोग, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और डिस्ट्रैक्ट होने के लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा अपना मानना है कि महिला को, हम आधुनिकता की ओर बहुत जा रहे हैं। हम मान रहे हैं आप आधुनिक बनिए, आप मॉडर्न, मुझे पसंद, आप यू शुड बी द मॉडर्न गर्ल विद ट्रेडिशनल वैल्यू। अपने ट्रेडिशन को भी ध्यान रखें तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। डिस्ट्रैक्ट इंसान तभी होता है जब अपने ट्रेडिशन को, अपने रूट को भूल जाते हैं। जिस दिन अपने रूट के साथ हम चलेंगे, हम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। हर चीज़ आप इंजॉय करिए। और आज की आप बता रहे हैं रोड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आज ही की सिचुएशन में देखिए, अपने लखनऊ के आसपास ही हम देख रहे हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की महिला चांसलर है, वाइस चांसलर है। यहाँ हमारे CDR है लखनऊ की साइंटिस्ट महिला, हाँ IIM लखनऊ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की महिला डायरेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें अगर ये डिस्ट्रैक्ट होती तो क्या इस ऊंचाइयों पे पहुंच पाती? हमारे KGMU की जो डायरेक्टर है वो महिला है। तो अगर वो डिस्ट्रैक्ट होती तो जितनी भी ये सक्सेसफुल महिला हो रही है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने काम को, अपने जो भी उनका काम था उसको उन्होंने बहुत ही पैशनेटली किया और अच्छे से किया और हर तरह से उनको अचीव करने की कोशिश की। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, और आप भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए जिस दिन आप उसको अपने ऑनेस्टली उसको पूरा करने के लिए। मैम, आपकी बातों से पता चलता है कि आप अपने काम से बहुत प्यार करती हैं। हाँ। BBD में आप इतने समय से हैं। जब आपने अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो आपको अब श्योरली बहुत सी चैलेंजेस फेस करने हुए होंगे। तो ऐसा कोई चैलेंज जो आपने फेस किया वो अपनी टीचिंग जर्नी में, जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? टीचिंग में मैंने BBD में तो नहीं किया था। एक जगह मैंने जब शुरू किया था, बस पहले ही
तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग डेमो क्लासेस दीजिए। मुझे बड़ा गुस्सा आया, आना नहीं चाहिए था पर मुझे आ गया। मैंने कहा सर डेमो क्लास आप मैम आपको पसंद नहीं है तो आप मना कर दे, रिजेक्ट कर देना, लेकिन डेमो क्लासेस आप हफ्ता भर दीजिए करके भैया एक्सप्लोइटेशन मत करिए। क्योंकि अगर मैं टीचिंग के लिए आई हूँ और ये मेरा पैशन है तो डेफिनेटली मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आऊँगी। और हर बंदा अपने डेमो क्लास में परफेक्ट ही देना चाहता है, तो वहाँ तो मैं परफेक्ट ही दूँ। तो उससे तो आप मुझे जज नहीं कर सकते। जज करना, मैं किसी दिन सरप्राइज विजिट करिए मेरी क्लास में, तब आप मुझे जज करें। बिल्कुल सही कहा आपने। मैम एज अ लॉन्ग सर्विंग प्रोफेसर, क्योंकि आप बहुत समय से हो, जैसे मैंने कई बार कह दिया, आप बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व हो बीबीडी में। हाउ डू यू बैलेंस द प्रेशर ऑफ टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी एंड रिसर्च? प्रेशर नहीं, हाँ कई बार तो एज ए ह्यूमन भी होता है, आपका फिजिकल हेल्थ उसको अलाउ नहीं करती, लेकिन समय के साथ साथ जब ग्रेजुअली आप करते जाते हो, एक सक्सेस पाते जाते हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, और एक टारगेट है तो एक गोल दिखाई देता है, तो आप उसको वैसे जैसे मैंने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करते हुए आप उसके साथ पहुंच जाते हैं। तो टाइम है वो किस तरह से हम मैनेज करना, ये तो हमारे, और फिर हम तो मैनेजमेंट फील्ड से हो ना, तो टाइम मैनेजमेंट इज अ लाइफ मैनेजमेंट है। हाँ, तो आप मैनेज करिए। जैसे एग्जाम में आप नहीं देते हो टाइम मैनेजमेंट और मार्क्स मैनेजमेंट, आप मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर करते हो ना, और 3 घंटे में अपने पूरा करते हो, अपने आंसर शीट लिख के देते हो। तो वो उसी तरह से हम भी अपने जितने टास्क आते हैं उनको प्रायोरिटीज निश्चित करते हैं, और डेफिनेटली आपको सब चीज़ करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। बिना प्लानिंग से आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। तो प्लानिंग इज की टू सक्सेस। हाँ, डेफिनेटली प्लानिंग इज की टू सक्सेस। आप प्लानिंग करिए तो डेफिनेटली आपके काम काफी सिस्टमेटिक वे में, और आज के काम को कल पे मत डालिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो है उस हिसाब से आप करिए तो डेफिनेटली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल। ये तो हमने जान लिया आपसे चैलेंजेस एंड ऑल। सबके लाइफ में मैम कोई ना कोई रिवॉर्डिंग मोमेंट होता है जो उन्हें खुद पे बहुत प्राउड फील कराता है। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे कोई मोमेंट होंगे जो आप सोचती होंगी, आप तो आपको अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता होगा। उनमें से कोई एक ऐसा मोमेंट जो आज हमारे साथ आप शेयर करना चाहती हैं? एक जगह मैं जॉब करती थी और वहाँ पे मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा वो शायद पहले ही साल था वहाँ, और उस साल वहाँ ये सुनने में आ रहा था कि इस बार कोई बेस्ट टीचर अवार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी टीचर बेस्ट नहीं पाया गया क्राइटेरिया। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मुझे 3 बार जब लोगों ने बोला जाओ जाओ आपका नाम लाया जा रहा है, तब मैं गई। तो ये मेरे लिए बहुत रिवॉर्ड वाला। जो आप सोचते हो तो आपको प्राउडफुल होता है। हाँ, बहुत प्राउडफुल होता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था, और वहाँ मुझे इन्होंने बेस्ट टीचर का बुला के मुझे सबके सामने इन्होंने अवार्ड दिया, तो ये मेरे लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग था। इसी के साथ हम अपने आखिरी सवाल पे आ चुके हैं। मैम एज अ वुमेन, अगर आपको हमारी ऑडियंस में जो भी आपको देख रहा है उन्हें एक एडवाइस देनी हो जो अपना करियर शुरू करने जा रही है, तो उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, हम जितने मेरा ऑडियंस है, डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, कुछ अभी आप लोग आगे से। सबसे पहली बात है कि हमें अपने टाइम को महत्व देना हो। टाइम इज़ मनी, आपने बस सुनो हो। लेकिन आज आप करियर बना रहे तो डेफिनेटली आपका करियर 4-5 साल बाद होगा शुरू, जब आप अपना क्वालिफिकेशन पूरी करोगे, अपना ग्रेजुएशन, अपना पीजी पूरा करेंगे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, वट एवर यू आर टुडे एंड विल बी इन फ्यूचर is determined by the way you use your time. You cannot accumulate time. It is either spent or invested. You cannot control how much time you have, but you can control, direct, and modify the way to use it. And if you treat time honestly, definitely time treat you more fairly. In nutshell, time management is life management. थैंक यू सो मच मैम टू इंस्पायर अस विथ योर वर्ड्स। लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं आज आपसे बहुत मोटिवेट और बहुत इंस्पायर हुई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी, योर विजडम एंड योर पैशन विथ अस टुडे। थैंक यू सो मच मैम। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ दिस एंड आई फील ऑल ऑनर्ड एंड प्राउड टू टॉक विथ यू एंड इट्स इंस्पायर पीपल। आई एम वेरी हैप्पी।
इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन आपकी एक्साइटमेंट खत्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लाने वाले हैं और भी स्पेशल एपिसोड। तो बने रहिए बीबीडी बियॉन्ड बुक्स के साथ।